असल में कोटा सिस्टम के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना सिर्फ एक बात है, एक्चुअली इसके पीछे बहुत सारे इश्यूज हैं। लोगों का मानना है कि गवर्नमेंट ने उनकी आवाज़ को सुना ही नहीं, इसीलिए ये प्रोटेस्ट ऐसे फैल गया। स्टूडेंट्स का कहना होता है कि ये रिजर्वेशन उनके प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के सपोर्टर्स के फेवर में था। सरकार ने इसे फोर्सफुली रोकना चाहा, जिसके रिजल्ट में तकरीबन 300 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस एक स्टेटमेंट से सिचुएशन पूरे नेशनल लेवल पे और भी बिगड़ जाता है। यूनाइटेड नेशंस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा बांग्लादेश के गवर्नमेंट से अपील करता है कि वो प्रोटेस्टर पे सरकारी कार्रवाई करना बंद करें। बांग्लादेश के लार्जेस्ट रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को कंट्री छोड़कर भागना पड़ता है। आइए जानते हैं आखिर क्या है इस पूरे प्रोटेस्ट का रीजन और क्या है इसका इम्पैक्ट अगले कुछ मिनट्स में। We begin in Bangladesh, where tens of thousands of students and their supporters have gathered in the capital Dhaka to demand the resignation of Prime Minister Sheikh Hasina. कर रहे बांग्लादेश के छात्रों का आंदोलन हिंसक हो गया है। हालात इतने खराब है कि पुलिस के साथ झड़प में 39 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। Bangladesh remains tense, with some students having vowed to continue protests. Troops on the streets, a strict curfew, a near blackout of communication. Bangladesh is using all its might to control public anger. अब ये पूरा प्रोटेस्ट शुरू होता है जून मंथ के स्टार्टिंग में, जब वहां की हाई कोर्ट पहले हटाए गए एक जॉब कोटा को वापस से लागू कर देती है। और फिर इस डिसीजन से वहां के स्टूडेंट और लोग नाराज होकर प्रोटेस्ट करने लगते हैं। एक्चुअली इस डिसीजन में होता ये है कि वहां की सारी सरकारी नौकरियों पे वापस से 30% रिजर्वेशन लागू हो जाता है। ये रिजर्वेशन ओनली उन लोगों के लिए था जिनके पापा या दादा ने बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ाई की थी। अब शुरू में तो ये प्रोटेस्ट पीसफुली स्टार्ट हुआ था, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सरकारी नौकरियों के लिए रिजर्वेशन सिस्टम को खत्म किया जाए। लेकिन इसके तुरंत बाद ही ये प्रोटेस्ट वायलेंट होने लगता है। इसमें 6 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मिलकर रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। इन स्टूडेंट्स का कहना था कि ये रिजर्वेशन उनकी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के पार्टी आवामी लीग के सपोर्टर्स के फेवर में था। अब जैसे जैसे ये प्रोटेस्ट वायलेंट होने लगता है तो वहां की सरकार ने इसे फोर्सफुली रोकना चाहा, जिसके रिजल्ट में तकरीबन 300 लोगों ने अपनी जान गंवाई। और लास्टली होता ये है कि गवर्नमेंट के इस डिसीजन से भड़के लोग अब और भड़क जाते हैं और शेख हसीना से रेजिग्नेशन की मांग करने लगते हैं। फिर देखते ही देखते ये प्रोटेस्ट पूरे देश में शुरू हो जाता है। कई जगहों पे प्रोटेस्ट कर रहे लोग और पुलिस के बीच हाथापाई भी होने लगती है। पूरे चल रहे प्रोटेस्ट में 15 जुलाई को शेख हसीना एक स्टेटमेंट देती हैं कि अभी के ये प्रोटेस्टर 1971 के वॉर में पाकिस्तान का सपोर्ट करने वालों की तरह ही हैं। और फिर इस एक स्टेटमेंट से सिचुएशन पूरे नेशनल लेवल पे और बिगड़ जाता है। रूलिंग अलायंस के वर्कर ढाका यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्टर पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से लगभग 300 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं। 16 जुलाई को बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि गवर्नमेंट के प्रो सपोर्टर और प्रोटेस्टर ढाका में हाथापाई पर उतर आते हैं, जिसमें कि 6 लोगों की मौत हो जाती है। जिसके बाद गवर्नमेंट पूरे कंट्री में स्कूल और यूनिवर्सिटी को बंद कर देती है। इस इंसिडेंट को देखते हुए शेख हसीना इस पूरे मैटर पर जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन की अनाउंसमेंट करती हैं और तब से पूरे देश में गवर्नमेंट इंटरनेट को शट डाउन कर देती है। वहां के लोग इतना ज्यादा भड़क चुके थे कि उन्होंने पीएम हसीना के कॉल फॉर पीस को भी ठुकरा दिया था और केवल रेजिग्नेशन की मांग कर रहे थे। इसी के साथ लोगों ने पीएम हसीना को डिक्टेटर कहना भी शुरू कर दिया था और तानाशाह मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे थे। जब 18 जुलाई को प्रोटेस्टर्स ने गवर्नमेंट बिल्डिंग और बांग्लादेश टेलीविजन के ऑफिस को आग से जलाया था तो उसमें भी टोटल 19 लोगों की मौत हुई थी। अब इन सभी चीजों के बीच प्रोटेस्टर और सिक्योरिटी पर्सनल भी कई बार हाथापाई कर चुके थे। तो इन सब चीजों को नजर में रखते हुए बांग्लादेश की सरकार नेशन वाइड कर्फ्यू इंपोज करके शूट ऑन साइट का ऑर्डर रिलीज कर देती है। इस कर्फ्यू का असर तो होता है, लगभग 2000 से भी ज्यादा लोग अरेस्ट किए जाते हैं, जिसमें कुछ अपोजिशन पार्टीज के मेंबर भी शामिल थे। 21 जुलाई को फाइनली सुप्रीम कोर्ट इस रिजर्वेशन कोटा के अगेंस्ट में अपना डिसीजन देती है। 93% गवर्नमेंट जॉब्स रिजर्वेशन से फ्री हो जाते हैं। अब वैसे आपके नॉलेज के लिए बता दूं, पहले बांग्लादेश में यही सेम रिजर्वेशन 56% हुआ करता था, पर ईयर 2018 में शेख हसीना की गवर्नमेंट ने इसे हटाया था और अब इसी रिजर्वेशन को लास्ट मंथ वापस से लागू करके 30% किया गया था। अब टॉपिक पर आए तो 25 जुलाई को यूनाइटेड नेशंस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा बांग्लादेश के गवर्नमेंट से अपील करता है कि वो प्रोटेस्टर पे सरकारी कार्रवाई करना बंद करें। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, इंटरनेट के बिना आज के टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसी चीज को देखते हुए गवर्नमेंट 17 जुलाई को इंटरनेट पर लगाए गए बैन को वापस से हटा देती है। हालांकि इसमें अब कुछ चेंजेस होते हैं। गवर्नमेंट अब इंटरनेट से बैन हटाकर सोशल मीडिया को बैन कर देती है, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। इन सभी चीजों के बाद 1 अगस्त को आवामी लीग की तरफ से एक ट्वीट आता है जिसमें उनका कहना था कि उन्होंने जमाते इस्लामिया और उसके एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन इन्फो शिबिर को 1 अगस्त को एंटी टेररिज्म एक्ट 2009 के थ्रू बैन कर दिया। गवर्नमेंट का कहना था कि उनके पास इनफ एविडेंस है कि ये ऑर्गेनाइजेशन इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। ये प्रोटेस्ट इतना मैसिव होता जा रहा था कि 4 अगस्त को हजारों की तादाद में स्टूडेंट गवर्नमेंट सपोर्टर्स के साथ लड़ने लगते हैं, जिसमें कि लगभग 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो
जाती है और फिर 5 अगस्त को प्रोटेस्टर प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस पर घुसने लगते हैं, जिसमें पुलिस फायरिंग से 6 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं और इसके बाद पीएम हसीना को रिजाइन करके कंट्री से भागना पड़ता है। अब वैसे आपके नॉलेज के लिए बता दूं, शेख हसीना 2009 से कंटिन्यू बांग्लादेश पर रूल कर रही थी और पहले भी उन्होंने 1996 से 2001 तक एज अ प्राइम मिनिस्टर सर्व किया था। इसके बाद बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उस जमान टेलीविजन पर एक अनाउंसमेंट करते हैं कि आर्मी वहां एक टेम्पररी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। अब हालांकि आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। शेख हसीना ने अपने रेजिग्नेशन के बाद कहा कि वो टेम्पररी तौर पे अपने रेसिडेंस से दूर गई थी, लेकिन इस सिचुएशन में ये कुछ और भी इंडिकेट कर सकता है। पॉलिटिकल एनालिस्ट स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि उनका रेजिग्नेशन प्रोटेस्ट के प्रेशर में हुआ या मे भी कुछ और भी रीजन हो सकता है। असल में ये कोटा सिस्टम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट सिर्फ एक बात है, इसके पीछे बहुत सारे इशूज हैं। करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये सब भी इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि गवर्नमेंट ने उनकी आवाज को सुना ही नहीं, इसीलिए ये प्रोटेस्ट ऐसे फैल गया। इस प्रोटेस्ट का इंपैक्ट सिर्फ बांग्लादेश तक लिमिटेड नहीं है, इंडिया भी इससे अनअफेक्टेड नहीं रह सकता। दोनों देश के बीच का ट्रेड रिलेशन, सिक्योरिटी, सब कुछ इससे अफेक्टेड हो रहा है और अगर बांग्लादेश अनस्टेबल होता है तो उससे इंडिया की सिक्योरिटी भी रिस्क में आ सकती है। अभी करेंटली सिचुएशन को देखते हुए इंडिया टू बांग्लादेश जाने वाली ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है और साथ ही कई सारी एयरलाइंस ने भी अपने फ्लाइट को कैंसिल कर दिया है। तो दोस्तों ये था बांग्लादेश का हाल, एक ऐसा देश जो डेमोक्रेसी के राह पर चलना चाहता है लेकिन कुछ चैलेंजेस का सामना कर रहा है। उम्मीद है कि ये प्रोटेस्ट एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।